हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में, जहां हम करेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की जो सेशन जो हमारा रहेगा उसमें जनरल अवेयरनेस, जो कि बहुत एक ऐसा सेक्शन रहता है जिसके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। मैं अपनी लगभग हर स्ट्रेटेजी वीडियो में 4 से 5 चीज़ें ऐसी बोलता हूँ जिसको आपको करनी ही करनी है। तो उससे रिलेटेड आप देखोगे क्यों मैंने बोला है। ये जितने क्वेश्चंस लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अब सर सेकंड क्वेश्चन उठता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जीके में जरूरी है या नहीं है। जी बिल्कुल जरूरी है। आज की क्लास में ही बता दूंगा क्यों जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बार रिपीट हुए हैं। और जैसे कि जो 5 से 6 टॉपिक जो मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, डांस, फेस्टिवल, म्यूजिक, अपना मॉन्यूमेंट्स, फेयर्स, तो उसमें क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। उस 4 में से अगर वो क्वेश्चन हमने ढंग से पढ़ लिया तो वो 4 ऑप्शन के बारे में भी हम जान लेंगे। अब उन 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन वाला क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में किसी और एग्जाम में जरूर आएगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सीधा लेके चलूंगा। ऑन दिसंबर 19 2021। अच्छा, एक बार और, ये जो करंट अफेयर आपको समझ में आएगा कि दिसंबर 19 का पूछा गया है। तो ये जो एग्जाम अभी फरवरी में हुए थे उसमें एग्जाम में ये क्वेश्चन थे जो भी सारे वो पूछे गए थे। तो आप फरवरी में, तो इसका मतलब अपना पिछले 6 महीने, 7-8 महीने, अप्रैल तक के करंट अफेयर देखे गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 19 2021 में शटलर होना चाहिए था। ये शटर गलत है, स्पेलिंग गलत है, शटलर। ठीक है, तो शटलर या फिर शटर, ठीक है। बिकेम फर्स्ट इंडियन मैन टू विन सिल्वर मेडल एट BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो सबसे पहले तो आप लोगों का काम है ये BWF क्या होता है उसके बारे में बताना। तो सबसे पहले हर वीडियो में आप लोगों के लिए क्वेश्चन होता है, तो आज पहले ही क्वेश्चन में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि BWF की फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे किदम्बी श्रीकांत जो कि हमारे बैडमिंटन प्लेयर हैं, इंडिया के बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, और वो पुरुष वर्ग में यानी कि मेंस में पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का। तो आप लोगों को BWF की यहाँ पे क्या बतानी है, फुल फॉर्म बता दी है। बैडमिंटन देखते ही समझ में आ गया होगा, B से क्या है, W से क्या है, F से क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे BWF क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई, किदम्बी श्रीकांत ने यहाँ पे मेडल जीता है। अब एक और लेटेस्ट, पीछे ही अभी पिछले महीने ही, मतलब इसी महीने में, अब आखिरी टाइम चल रहा महीने का, तो यहाँ पे बैडमिंटन से ही एक लेटेस्ट हमारे पास करंट अफेयर है कि PV सिंधु जो कि भारत की एक बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर है, इनसे ऊपर इंडिया में बैडमिंटन प्लेयर और कोई है नहीं फिलहाल अगर देखा जाए। तो PV सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली है 2022 की। ठीक है, स्विस ओपन 2022, ठीक है, इसी महीने इन्होंने जीता। तो ये इंपॉर्टेंट एक स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर हो जाता है, क्योंकि हमने देखा पिछले एग्जाम में, पीछे जो एग्जाम हुए उसमें बैडमिंटन पे स्पोर्ट्स के ऊपर करंट अफेयर पूछा, तो PV सिंधु वाला जो पॉइंट बनता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज इसे नोट डाउन जरूर करना। स्विस ओपन इन्होंने जीता। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। डैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेस भारत पर्व एवरी ईयर सिंस 2016। यहां पे देखिए ध्यान से कि 2016 और आगे चल के देखोगे ना तो बहुत सारी ऐसी सरकारी परियोजनाएं हैं जो कि 2015, 17, 16, मतलब 19, मतलब पीछे की। ऐसा नहीं है कि इस साल की जो सरकारी परियोजनाएं उसी में क्वेश्चन आएंगे। सरकारी परियोजनाएं कभी की भी हो, जनरली क्या है, अब प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, इंडिया की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसके जो शासनकाल है यानी कि 2014 से लेकर अभी तक की जितनी आपकी परियोजनाएं हैं, मेजर परियोजनाएं, उनको आपको ध्यान में रखना है। वो कभी भी पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे भारत पर्व सेलिब्रेट होता है। भारत पर्व का मतलब क्या है? भारत पर्व एक ऐसा एक फेयर कह लीजिए, हर साल सेलिब्रेट होता है 26 से 31 जनवरी तक। 26 से 31 जनवरी को होता है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे आप लोगों को पता है कब होता है? 26 जनवरी को होता है, 26 से 31 जनवरी। और रिपब्लिक डे हमारा कहाँ सेलिब्रेट होता है? राजपथ पे होता है। तो भारत पर्व कहाँ सेलिब्रेट करा जाता है? ये होता है हमारा रेड फोर्ट पे। रेड फोर्ट के प्रांगण में इसको पूरा प्राचीर, जो लाल किले का प्राचीर है प्रांगण, उसमें यहाँ पे इसका पूरा एक मेले की तरह आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे फोक डांस, जगह जगह से लोग कलाकार आके यहाँ पे करते हैं। और जो टैब्ल्यूज होती हैं, जो आप राजपथ पे टैब्ल्यूज, यहाँ की झांकियां, स्टेट की, डिपार्टमेंट्स की जो झांकियां चलते हुए देखते हो, वो यहाँ पे, वहां पे चलने के बाद यहाँ पे पार्क करी जाती हैं और लोगों को देखने का यहाँ पे मौका मिलता है उन्हें। ठीक है, तो यहाँ पे रेड फोर्ट पे आके ये सारा फेयर पूरा एक मेले की तरह आयोजित होता है। और ये कौन करवाता है? कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म।
ये कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अगेन इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत पर्व कब से बनाना शुरू करा था? तो ये 2016 से बनाना शुरू करा गया है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड। आगे हमारे पास एक फेस्टिवल का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि करेक्टली मैच नहीं है? सागा दावा फेस्टिवल, जो सागा दावा फेस्टिवल है, या फिर इसको कहते हैं ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल। ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल है, ये सिक्किम का है, ये मणिपुर का नहीं है। तो ये रॉन्ग है हमारा। ये क्या है? मणिपुर का नहीं है, ये है सिक्किम का है। और सिक्किम में जो बुद्धिस्ट पीपल हैं उसमें वो लोग ये त्योहार मनाते हैं, काफी लंबा इनका पूरे मंथ लॉन्ग त्योहार चलता है, ये सागा दावा फेस्टिवल, ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल। और जो बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा, जिस दिन पूरे देश में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, वो दिन सागा दावा फेस्टिवल का मोस्ट इंपॉर्टेंट डे होता है पूरे त्योहार का। ठीक है। उगाड़ी फेस्टिवल, ये बिल्कुल सही है, ये तेलंगाना बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पे अगर तेलंगाना की जगह क्या लिखा होता? आंध्र प्रदेश लिखा होता या फिर कर्नाटका लिखा होता तो भी हम इसे गलत नहीं कहते। उगाड़ी फेस्टिवल जो है हमारा, ये फेस्टिवल जो होता है हिंदू धर्म का त्योहार है। और हिंदू न्यू ईयर, नए साल का जो कैलेंडर शुरू होता है, पहला जो कैलेंडर शुरू हो जाता है चैत्र महीने में, जो कैलेंडर शुरू होता है हिंदू धर्म के हिसाब से, तो उस दिन पहले दिन इस त्योहार को मनाया जाता है उगाड़ी फेस्टिवल, जो कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में मनाया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। पुष्कर, पुष्कर का मेला, पुष्कर कहाँ पे आयोजित करा जाता है? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पे? पुष्कर एक जगह का नाम है, पुष्कर का मेला, पुष्कर फेयर वहां पे आयोजित करा जाता है राजस्थान का। ये एक फेयर है, एक मेला है ये। ठीक है, तो यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, ऊंट वगैरह यहाँ पे बहुत प्रचलित है पुष्कर के मेले में। यहाँ पे चौथा है नंदा देवी मेला। नंदा देवी मेला आप लोगों को पता है नंदा देवी कहाँ पे है भाई? नंदा देवी जो कि हिंदू धर्म के हिसाब से काफी मान्यता प्राप्त है, तो नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो उसका मेला कहाँ लगेगा? उत्तराखंड में ही लगेगा। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो ये तीनों करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग था, तो हमें सिलेक्ट करना था फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज करेक्टली मैच? कौन सा डांस यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है? ठीक है, कोट्ठू डांस। ठीक है, कोट्ठू डांस यहाँ पे वेस्ट बंगाल का डांस नहीं है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल का डांस नहीं है, ये रॉन्ग है। तो ये किसका डांस है भाई? ये हमारा डांस है तमिलनाडु का। ये हमारा डांस है तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का डांस है। और इसमें होता क्या कई, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि तमिल, अब ऐसा पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग तमिलनाडु डांस हैज कि जो महाभारत के या फिर रामायण के या फिर कोई और तमिल क्लासिक्स के जो सीन्स को डिपिक्ट्स करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस डिपिक्ट्स द सीन ऑफ महाभारत, रामायण और एनी तमिल क्लासिक्स? तो वो कौन सा डांस है? कोट्ठू डांस। ठीक है, तो ये क्या करता है भाई? महाभारत, रामायण और जो तमिल के जो अलग अलग क्लासिक्स हैं, यानी कि जो तमिल की जो कहानियां हैं, तमिल क्लासिक्स, उनके जो सीन्स को डिपिक्ट करता है। ये इनफॉर्मल टाइप ऑफ डांस होता है। तो इसमें कोई वर्बल बोली जाने वाले डायलॉग्स नहीं होते, गाने चलते हैं, उस पे अपने फेशियल एक्सप्रेशन से डांस करके महाभारत की उस किसी इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करना, रामायण की किसी इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करना या फिर किसी और कहानी की रिप्रेजेंटेशन करना, तो उसको ये डांस है कोट्ठू डांस, और ये तमिलनाडु में करा जाता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्टली मैच था, तो पहला तो अपना रॉन्ग हो गया भाई। ठीक है, पहला तो अपना क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो ये जो है रोक्खो शारू डांस, रोक्खो शारू डांस, ये नागालैंड में है। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये नागालैंड में है। और इसका मतलब जो रोक्खो शारू डांस है, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है विक्ट्री डांस। ये होता है हमारा विक्ट्री डांस। इसका मतलब ही यही है कि विक्ट्री डांस, जश्न का डांस, जीत की खुशी में जो डांस बनाया जाता है। तो ये वहां पे अलग अलग त्योहार है, वहां की जो जनजातियां हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी जातियां हैं नागालैंड में अलग अलग हैं। तो जैसे लोठा नागाज हैं, तो वो उनका त्योहार होता है तब ये डांस करते हैं। और जो अलग कम्युनिटी है उनका भी जो त्योहार होता है, पर्व होता है, तो उसमें भी ये वाला डांस करते हैं, विक्ट्री डांस करते हैं। तो ये हमारा डांस होता है। ठीक है, अब ये करेक्टली मैच था। अब अगला आ गया संबलपुरी डांस।
संबलपुरी डांस कहां, यानी कि एक क्वेश्चन में मैं आपको चार चार क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये जरूरी नहीं है इसमें ये नहीं है तो अगले में नहीं आ सकता, पूछ सकते हैं अगले को एग्जाम में संबलपुरी डांस कौन से स्टेट से है। अब तमिलनाडु से नहीं है भाई, वो रॉन्ग है। अब याद यहां पे ट्रिक क्या आती है याद करने की, पुरी, यहां पे देखो पुरी, और पुरी आप लोगों को पता है कहां पे है पुरी, जगन्नाथपुरी से याद करो, जगन्नाथपुरी पुरी डिस्ट्रिक्ट में है, और पुरी डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, उड़ीसा में है। कहां पे है भाई, उड़ीसा में है। तो संबलपुरी डांस तमिलनाडु का नहीं है, उड़ीसा का डांस है। और जो चाउ डांस है, चाउ डांस, चाउ एक हमारा फेस्टिवल भी होता है, चाउ एक हमारा फेस्टिवल भी होता है। तो जो चाउ डांस है ये कहां का है, ये है वेस्ट बंगाल का, ये कहां का है, वेस्ट बंगाल का, ठीक है। ये कहां का डांस है, वेस्ट बंगाल का है। उड़ीसा का आपको पता चला संबलपुरी डांस, और रुख्यो शारू डांस नागालैंड का, करेक्ट। कोट्टू डांस वेस्ट बंगाल का नहीं, तमिलनाडु का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच रूलर इंट्रोड्यूस्ड ट्राई मेटल कॉइनेज सिस्टम विच लेटर बिकम मुगल कॉइनेज सिस्टम। तो ट्राई मेटल कॉइनेज सिस्टम मतलब तीन धातु का जो सिक्का, उसकी प्रचलन किसने करी थी, तो शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी अपने आप में एक बहुत, एक तरीके से यूं कहे कि काबिल एडमिनिस्ट्रेटर, राजा तो रहे, एडमिनिस्ट्रेटर भी, इनकी जो नीतियां थी वो उस टाइम के हिसाब से, इनके रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से बहुत सटीक बैठी। इन्होंने क्वाइनेज सिस्टम जो सिक्कों का चलन कराया, ट्राई मेटल सिक्कों का चलन चलाया। उसके बाद इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए जिसको रुपया कहा गया। उसके बाद सोने का सिक्का भी इन्होंने चलाया जिसे मोहर कहा गया, ठीक है। तो चांदी का सिक्का जो चलाया तो रुपया कहा था, फिर उसके जो आज भी 1 रुपया, जो रुपए जो आज भी है उस टाइम का ही वो नाम चला आ रहा है। उसके बाद सोने के सिक्कर को मोहर कहा गया, मोहर आपने बहुत पुरानी पिक्चरों में सुना होगा। तो ये जो था शेरशाह सूरी, उसके बाद जो मुगल वंश आया उन्होंने भी ये सिक्कों का चलन, पहले सिक्के नहीं होते थे तो उन्होंने भी सिक्कों का चलन यहीं से, इन्हों से ही, शेरशाह सूरी के जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसी से लिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन एथलीट हु हैज वॉन विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फ्रॉम वर्ल्ड एथलेटिक्स इन 2021 में विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय एथलीट ने जीता है, किस भारतीय एथलीट ने जीता है। अंजू बॉबी जॉर्ज, पीवी सिंधु, विनेश फोगाट, हिमा दास। अब सभी के दिमाग में आएगा क्या तो पीवी सिंधु होगा, फिर क्या विनेश फोगाट होगा, फिर एक दिमाग में ये गैस करो कि भाई एथलेटिक्स की बात करी गई है तो पीवी सिंधु तो हमारी बैडमिंटन प्लेयर है, विनेश फोगाट क्या है हमारी, ये है हमारी रेसलर है। तो एथलेटिक्स में कौन है, एथलेटिक्स में तो हिमा दास है। दौड़ता कौन है, हिमा दास है। बट नहीं, याद करिए अंजू बॉबी जॉर्ज को। अंजू बॉबी जॉर्ज एक ऐसा नाम है जिसने इंडिया की एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स फील्ड में एक ऐसी क्रांति लाई थी जिसके बाद भारत ने एथलेटिक्स में बहुत ज्यादा जोर लगाया। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये एथलेटिक्स में ट्रिपल जंप और लॉन्ग जंप की प्लेयर है। बहुत पहले 2003 में इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3rd प्लेस यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। और उसके बाद पूरे देश का इनके ऊपर इतना भरोसा, अटूट भरोसा था कि 2004 का जो ओलंपिक था, एथेंस ओलंपिक, पूरी जो इंडियन मीडिया थी इनके पीछे थी, इनको देखने के लिए, इनकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी। मुझे आज भी याद है, उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था बट स्टिल मुझे ये नाम याद है, अंजू बॉबी जॉर्ज। तो इन्होंने जो उस मुकाम पे पहुंच के वहां पे मेडल ना जीतने के बावजूद ये जो कारनामा करा कि भारत में एथलेटिक्स के प्रति जो बढ़ावा दिया, और उसके बाद एट प्रेजेंट ये इनको इतने सालों बाद क्यों अवार्ड दिया जा रहा है, क्योंकि अब तो खेलती नहीं है। अब ये क्या करती है, और एथलेटिक्स में नए प्लेयर्स को, यंग टैलेंट को आगे प्रमोट करती हैं, उनको सिखाती हैं, यंग टैलेंट को आगे अपॉर्चुनिटीज दिलवाती हैं। एथलेटिक्स में जगह जगह से, कोने कोने से, भारत के कोने कोने से ढूंढ के लाती हैं उन्हें, और उनको आगे परफॉर्म करने का मौका दिलवाती हैं, उनको ट्रेन करवाती हैं। उनकी एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। और साथ ही साथ जेंडर इक्वालिटी, खुद एक महिला होने के नाते ये फीमेल जो एथलेटिक्स प्लेयर है उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहती है जहां पे इक्वालिटी हो, एक भेदभाव ना हो। तो उस कारण यहां पे विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया था। जी हाँ, इन्होंने 2004 में एथेंस में कोई मेडल नहीं जीता, 5th प्लेस फिनिश था इनका। बट इन्होंने एशियन चैंपियनशिप जो होती है उसमें गोल्ड मेडल जीता था। और जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था तो भारत की तरफ से ये पहली एथलेटिक्स प्लेयर बनी थी जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। पॉपुलर स्वॉर्ड डांस इन कुमाऊनी रीजन ऑफ उत्तराखंड। आप लोगों को पता है उत्तराखंड में 2 तरीके के रीजन है, एक कुमाऊं रीजन, एक है गढ़वाल रीजन।
ठीक है, कुमाऊं रीजन और गढ़वाल रीजन। तो वहां पे अब पूछा गया, अब ये देखिए ध्यान से, इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा सीधा ऐसे नहीं पूछा गया उत्तराखंड का डांस कौन सा है। अगर मान लो ये पूछा जाता कि उत्तराखंड का डांस कौन सा है, तो यहां पे तो ये चारों ही ऑप्शन उत्तराखंड के डांस हैं। अब इन डेप्थ जाके पूछ लिया गया कि कुमाऊं रीजन का कौन सा डांस है। ठीक है, अब जैसे दिल्ली का पूछ लिया जाए, भाई वेस्ट दिल्ली में क्या फेमस है, नॉर्थ दिल्ली में क्या फेमस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो उस तरीके से कुमाऊं रीजन में ये, और उसके बाद भी एक और, अब कुमाऊं रीजन बोल देते तो हम क्या कहते कि भाई पांडे नृत्य है या फिर चौलिया डांस है, छलिया, जिसको चौलिया को क्या कहा जाता है, छलिया डांस भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो सारी बात करेंगे कि भाई गढ़वाल, ये यहाँ पे जो चारों हमारे डांस है वो चारों को चारों उत्तराखंड के हैं। तो इसको एक एक करके सारी चीजें बताता हूँ, इसको सारा एक बार डिलीट कर देते हैं। ठीक है, जो पांडव नृत्य है, पांडव नृत्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि महाभारत से रिलेटेड ये, पांडवों को से रिलेटेड ये नृत्य है। इसमें आप लोगों को जो नृत्य होता है उसमें वही उसी तरीके से जो आपने अभी देखा था कि भाई महाभारत की जो कुछ सीन था उसको डिपिक्ट करा जाता है पांडव नृत्य में। ठीक है, तो ये जो है ये गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट रीजन है, गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड को यूके लिख रहा हूं। ठीक है, गढ़वाल रीजन का है। और जो चौलिया डांस है, चौलिया का मतलब छलिया भी कहा जाता है इसे, छलिया जो डांस है वो है हमारा कुमाऊं रीजन में, कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये दो नृत्य हो गए, छलिया और पांडव। उसके बाद मुखौटा से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये भी उत्तराखंड का फोक डांस है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या एक यूनिक चीज है कि भाई ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं, मुखौटा यानी कि मास्क पहनते हैं, और उसके बाद डांस गाना करते हैं। और जो जोहरा डांस है ये जो है ये भी आपका कहाँ पे है, ये भी आपका कुमाऊं रीजन का है, कुमाऊं रीजन का डांस है। तो कुमाऊं रीजन के दो डांस हो गए, जोहरा और छलिया। बट जो छलिया डांस है उसमें क्या होता है, उसमें स्वॉर्ड डांस होता है, तलवार का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तलवार का नृत्य होता है। तो ये छलिया हमारा करेक्ट हो जाएगा, चौलिया डांस जिसे कहा गया है। तो जोहरा भी कुमाऊं रीजन का, बट उसमें तलवार यूज नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच ऑफ द सिटी इज फेमस फॉर बाली यात्रा फेस्टिवल, बाली यात्रा फेस्टिवल, बाली यात्रा महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। त्रिपुरा, नागालैंड, कटक। तो ये कटक कहाँ पे है, कटक फेमस एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ की है, ये है उड़ीसा की। कहाँ की है कटक, उड़ीसा की। उड़ीसा कटक जो बहुत पहले कलिंगा होता था, तो वहां पे ये बाली यात्रा फेस्टिवल, ये महोत्सव मनाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ऑन विच रिवर डिड कलिंगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से आ गया है, कलिंगा वॉर टेक प्लेस। अब यहां से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, सारी डिटेल बताऊंगा, एक एक करके देखना कि ऑन विच रिवर डिड कलिंगा वॉर। अच्छा, एक और चीज, आज ही एक फसाई का यानी कि FSSAI का एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कलिंगा वॉर कब लड़ा गया। तो अब ये देखिए कि DSSB वाले भी पूछ सकते हैं कि कलिंगा का वॉर कब करा गया, क्योंकि दोनों की जो एग्जाम कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है TCS ही है। तो कलिंगा वॉर पे सारी डिटेल अब जानिए। ठीक है, तो ये जो दया रिवर थी भाई, ठीक है, ये जो दया रिवर थी उसके किनारे कलिंगा वॉर लड़ा गया। और दया रिवर के किनारे क्या है, धौली हिल्स, ये जो धौली की पहाड़ियां हैं उसके किनारे दया रिवर है, नदी बहती है, धौली हिल्स है, पहाड़ियां हैं छोटी छोटी और वहां से नदी बहती है। तो उन पहाड़ियों पे लड़ाई करी गई थी, दया रिवर वहां पे थी जहां पे एक दूसरे के खिलाफ कोई भी दया नहीं दिखाई गई। 1 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी इस वॉर में। इस वॉर के बाद, इस लड़ाई के बाद अशोका का जो हृदय परिवर्तन हुआ था। अब अशोका की बात आई है तो यह भी पता होना चाहिए कि कलिंगा का जो युद्ध था वो हुआ कब था, हुआ था भाई 261 BC में। कब हुआ था, 261 BC में। और किस किस के खिलाफ हुआ था, अशोका के खिलाफ हुआ था। और अशोका ने अटैक करा था, किसके ऊपर अटैक करा था, कलिंगा के ऊपर। जो कलिंगा आज एट प्रेजेंट क्या है, उड़ीसा का जो रीजन है उसके ऊपर यहाँ पे अशोका ने क्या करा था, युद्ध किया था, लड़ाई लड़ी थी और 1 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत सारा नरसंहार हुआ था। तो अशोका कौन थे, अशोका थे मौर्यन रूलर, मौर्य वंश के राजा थे, मौर्य वंश के राजा थे। मौर्यन
वर्सेस कलिंगा की ये लड़ाई थी। ठीक है, अब 4 से 5 क्वेश्चन जो भी बनते हैं सारे क्लियर हैं। 261 बीसी में लड़ाई लड़ी गई थी, धौली हिल्स में लड़ाई लड़ी गई थी। अब कोई पूछ सकता है कि भाई जगह कहां थी, नदी पूछ ली तो जगह भी पूछ सकता है। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कलिंगा वॉर किस किस के बीच में लड़ा गया था। अब ये भी पूछ सकता है कि भाई अशोका कौन से वंश का राजा था, तो मौर्यन वंश का राजा था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। डैश बिल्ट इन 11th century is dedicated to Lord Shiva and is considered as largest temple of city भुवनेश्वर उड़ीसा। उड़ीसा से रिलेटेड कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन है इस एग्जाम में, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो लिंगराज टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल, ये है लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, और ये भगवान शिव के लिए उन पे समर्पित ये टेम्पल है। अब बात कर लेते हैं औरों की भी। तो बद्रीनाथ टेम्पल का है, बद्रीनाथ टेम्पल आप लोगों को पता है बद्रीनाथ में है, उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ टेम्पल जगह है बद्रीनाथ और उत्तराखंड, और वो कौन से भगवान के लिए है, विष्णु भगवान के लिए है, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सन टेम्पल, सन टेम्पल कौन सा है, कोणार्क का सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल ये कहां पे, ये है पुरी में, और पुरी कहां पे, अगेन उड़ीसा में ही है, पुरी। ठीक है, उड़ीसा में है। और बृहदीश्वरा, बृहदीश्वरा टेम्पल या फिर राजा राजेश्वरम, राजा राजेश्वरम, सॉरी राजा राजेश्वरम टेम्पल, राजा राजेश्वरम टेम्पल या फिर बृहदीश्वरा टेम्पल, दोनों एक ही हैं, एक अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। और ये कहां पे है, ये है तमिलनाडु में, ये कहां पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। सन टेम्पल आपको पता चल गया, और बद्रीनाथ का टेम्पल आप लोगों को पता चल गया, भगवान विष्णु। कोणार्क का सन टेम्पल यानी कि सूर्य भगवान के उस पे है। ठीक है, चलिए। हाउ मेनी डेज डू फेस्टिवल ऑफ हॉर्नबिल लास्ट इन नागालैंड। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ना, हॉर्नबिल त्योहार, ये DSSB का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अब यहां पे क्या करा, ज्यादातर पूछता रहता था इनमें से। स्टार्टिंग कैसे करी थी DSSB ने पूछना कि नागालैंड का त्योहार कौन सा है। सेकंड पूछा उसने कि हॉर्नबिल किस स्टेट का त्योहार है। तीसरा उसने पूछा 2-3 मिक्सचर बना दिए, इनमें से कौन सा फेस्टिवल उसमें से करेक्टली मैच्ड है अपनी स्टेट से। चौथा उसने बनाया है अब घुमा फिरा के कि भाई हॉर्नबिल का त्योहार कितने दिनों तक ये आयोजित करा जाता है, तो ये होता है भाई 10 डेज तक। ये कहाँ, कब से कब तक होता है, ये होता कब से, जनरली दिसंबर 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, ये 10 दिनों के लिए हॉर्नबिल त्योहार बनाया जाता है नागालैंड में। और नागालैंड की टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको पूरा देख रेख करती है, वहां पे पूरा ये त्योहार ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करेंगे। विच ऑफ द फर्स्ट व्हीकल टू सेफली लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मून। पहला व्हीकल, यहां पे पहला आदमी नहीं बोला गया है, पहला व्हीकल बोला गया है। पहला व्हीकल था भाई लूना 9, लूना 9 अनक्रूड, यानी कि इसमें कोई भी इंसान, जैसे अपना चंद्रयान, अपने इंडिया ने कितने सालों के बाद चंद्रयान भेजा है, ये सोवियत यूनियन के टाइम पे, क्योंकि लूना किसका था, सोवियत यूनियन का। सोवियत यूनियन का तो अभी नामो निशान भी नहीं है, अब क्या है वो रशिया है, USSR, सोवियत यूनियन। उस टाइम पे लूना 9 जैसे अपना चंद्रयान था, मंगलयान था, जो अनक्रूड, वहां पे इंसान नहीं थे बट वो लैंड, तो पहला ऐसा जो व्हीकल जो लैंड हुआ था चांद की सतह पे, वो कौन था, वो था लूना 9। ठीक है, वो कौन था, लूना 9। आगे चलते हैं। इन विच पीरियड वाज नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भी डिटेल, सारी डिटेल जानिए, क्योंकि ये आजकल नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, ये आजकल लाइमलाइट में है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनकी कार्यकाल में इन्होंने इसका इसमें जान डाल दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी तबाह हो चुकी थी, सारी डिटेल बताऊंगा, बट फिर से भारत सरकार ने इसको फिर से दोबारा फ्रेशली इसको रेनोवेट करा है। इसमें अब पढ़ाई भी अच्छे ढंग से शुरू हो रही है, तो इसका पूरा पुनर्जीवन एक तरीके से भारत सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी का करा है। तो कब शुरू हुई थी, स्टैब्लिश कब हुई थी, ये हुई थी 5th सेंचुरी AD में हुई थी। और कुमार गुप्त किसने स्टैब्लिश करी थी, कुमार गुप्त ने करी थी स्टैब्लिश्ड। ठीक है, कोई अब ये मत बोल देना नरेंद्र मोदी ने स्टैब्लिश करी थी, नहीं, इनकी सरकार ने उसको
जीवित करा है, वहाँ की जो डेवलपमेंट का काम दोबारा करवाया है। बट सबसे पहले 5th सेंचुरी एडी में किसने इसको इस्टेब्लिश करा था? कुमार गुप्त ने इसको इस्टेब्लिश करा था। और ये 427 से लेकर 1197 तक ये नालंदा यूनिवर्सिटी रही। वहाँ पे बहुत अच्छी एक कल्चरल एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती थी। विश्व गुरु भारत जो था वो इसी नालंदा और तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी इनके कारण ही था। फिर कौन आया? फिर किसके आने पर एक सन की कहें, फेनेटिक कहें, वो था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने को ये सहन नहीं हुआ, उन्होंने आक्रमण करके नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह करा। ये जो फेनेटिक था, ये जो सनकी था, उसने जो एक एजुकेशन हब था नालंदा यूनिवर्सिटी, उसको पूरा का पूरा यहाँ पे तबाह कर दिया 1197 में। ठीक है, तो 5th सेंचुरी से लेकर 1197 तक ये चला था। तो यहाँ पे आपने कुमार गुप्त ने इस्टेब्लिश करा था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि एट प्रेजेंट में इसका रीडेवलपमेंट, पुनर्जीवन एक तरीके से हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट होस्टेड फेमस मांडू फेस्टिवल 2021? मांडू फेस्टिवल रिपीटेड क्वेश्चन है। मांडू फेस्टिवल त्योहारों का रिपीटेड क्वेश्चन है। और यहां पे थोड़ी सी चालाकी करने के लिए ऐसे लिख दिया कि इन 2021, इसको करंट का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी, जबकि ये एक स्टैटिक का जीके का क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, फेस्टिवल्स का क्वेश्चन है। और हर साल मनाया जाता है ये त्योहार, सिर्फ 2021 में नहीं, ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मांडू एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये मांडू फेस्टिवल मनाया जाता है। और अब तो पहले तो बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से बनता है, और अब इस टाइम पे क्या होता है, मध्य प्रदेश टूरिज्म ने इसको अपने अंडर ले लिया है। और वहाँ पे साइकिलिंग वॉक होती है, लोगों को पूरा का पूरा एक पूरा मांडू जो जगह है उसको सजा सवार दिया जाता है। वहाँ पे जो हेरिटेज चीज़ें हैं उनको दिखाई जाती है, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। लोग आते हैं, देश दुनिया से लोग आते हैं, उनको एक एक चीज़ दिखाई जाती है। कल्चरल वॉक होती है, हेरिटेज वॉक होती है, साइकिलिंग वॉक होती है। मतलब एक तरीके से पूरा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको अपने अंडर एज अ प्रोजेक्ट ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड मलखम एज इट स्पोर्ट? मलखम भाई दो से बना है, दो वर्डों से बना है। मल यानी कि रेसलिंग, और खम यानी कि पोल यानी कि खंबा। कुश्ती और खंबा, मलखम का मतलब होता है खंबे के ऊपर करतबबाजी, कुश्तीबाजी। मलखम मतलब दो लोग नहीं लड़ते हैं, वो खंबा एक पोल होता है, उसके ऊपर फिर वो एक्रोबैटिक्स कहें इंग्लिश में, तो उस तरीके से वो अपने करतब से दिखाता है। तो बहुत देखने में बहुत ही आश्चर्यचकित होता है कि ये सिर्फ एक खंबे पे अपनी एक टांग से या एक हाथ से लटक के ये ऐसे जो करतब हैं वो कैसे दिखाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश ने काफ़ी पहले, बहुत सालों पहले 2017 के अराउंड अपने स्टेट का ये स्टेट स्पोर्ट घोषित कर दिया गया था। और इनका टारगेट था कि 2020 में ओलंपिक्स में भी इसको लेके जाएंगे, बट वो तो हुआ नहीं। खैर, बट मध्य प्रदेश ने अपना जो स्टेट डांस था वो क्या कर दिया, मलखम कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्कीम एग्जीक्यूट प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अगेन मैंने बोला था कि जो भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं वो कभी की भी आयोजित हो, वो यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे जो सौभाग्य स्कीम है, सौभाग्य स्कीम है, ये जो 2017 की स्कीम है, इस स्कीम के तहत हर घर बिजली की जो ये योजना थी, जैसे कि सरकार ने क्या कहा था कि देश के 70 साल हो गए और उस गांव में बिजली नहीं पहुंची, उन गांव में बिजली पहुंचाने का काम हमने करा है। वो किस स्कीम के द्वारा करा है? वो करा है सौभाग्य स्कीम के द्वारा। ठीक है, अपने को ये याद रखना है कि कौन सी स्कीम है वो, सौभाग्य स्कीम। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट कैन बी डिपॉजिटेड इन ए ईयर इन अकाउंट अंडर सुकन्या समृद्धि योजना, SSY? अगेन इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, SSY सुकन्या समृद्धि योजना। एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही यूं कहें कि वेल प्लान्ड एक स्कीम है, इन्वेस्टमेंट स्कीम है एक तरीके से, बट ये गर्ल चाइल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसमें पैदा होने से बाय बर्थ से लेकर 10 साल तक की जब वो बच्ची होती है, बेटी होती है, तो उसके लिए एक पोस्ट ऑफिस, डाक खाने या फिर किसी भी सरकारी बैंक में ये सुकन्या समृद्धि योजना का एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। और उसमें 250 मिनिमम, साल का मिनिमम 250 रुपये
और मैक्सिमम 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपीज डिपॉजिट करवा सकते हैं अभिभावक यानी कि पेरेंट्स। और फिर फायदा क्या, ये स्कीम में जब पैसा पेरेंट ही जमा करवा रहा है तो ऐसा अकाउंट ये इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर ना इंटरेस्ट देता है, इसके ऊपर क्या देता है, इंटरेस्ट देती है भारत सरकार, और वो बहुत ज़्यादा देती है बाकी खाते जो अकाउंट होते हैं उसके कंपेरेटिवली। ये शुरुआत हुई थी 9.1% इंटरेस्ट से, फिर ये 9.2% भी हुई और एट प्रेजेंट ये है 7.6%। अब घट चुकी है ये 7.6% इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इसको शुरुआत करी थी, 2015 में शुरुआत करी थी, पानीपत से शुरुआत करी थी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो स्कीम है उसके अंडर ये सुकन्या समृद्धि योजना आती है। ठीक है, यहाँ पे इसमें एक और चीज है कि जो लड़की जब 18 साल की होगी उसकी हायर एजुकेशन के लिए वो 50% का जो डिपॉजिट है वो निकाल सकती है, और जिस तारीख से उसका खाता खुला था उसके 21 साल तक, ये 18 साल की हो जाएगी जब 18 ईयर्स की, और 21 सालों के बाद यानी कि जिस डेट से खुला था 21 साल के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका फुल रिफंड मैच्योर हो जाएगा, ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। 15 साल तक की जब बेटी होती है 15 साल तक इसमें डिपॉजिट करते रहते हैं, 15 साल के बाद इसमें डिपॉजिट नहीं करने होते, फिर इसका जो पैसा जो बढ़ता है वो इंटरेस्ट के थ्रू बढ़ता है। ठीक है, ये सारी डिटेल इसकी आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कैकोटिकली नृत्य is one of the most popular South Indian dance from Hindu communities of state of, किस स्टेट का ये डांस है, ये स्टेट का डांस है केरला का। कहाँ का है, गॉड्स ओन कंट्री यानी कि केरला, तो केरला का ये डांस है कैकोटिकली डांस। तो आप लोगों ने देखा होगा डांस, फेस्टिवल, म्यूजिक, कितने सारे क्वेश्चन है, भर भर के क्वेश्चन पूछता है DSSB, तो ये सारे ही आप लोगों को याद जरूर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम इसी के साथ। इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने सेशन हुए ना वो तो आप लोगों को याद करने ही करने हैं, वो तो आप लोगों को याद करने ही करने हैं। और 1896 का जो सेशन था, 1896 का जो कैलकाटा में हुआ था, उस टाइम पे कैलकाटा कहा जाता था कोलकाता को, तो कैलकाटा का जो सेशन था उसमें वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया था। अब इस सेशन की एक और खास बात क्या थी कि यहाँ खास बात तो क्या, हर सेशन में एक प्रेसिडेंट जरूर होता था यानी कि प्रिजाइडेड बाय। वो सेशन किसके अंडर करवाया जाता था, वो था एम रहमतुल्ला सयानी। एम रहमतुल्ला सयानी के अंडर इसको ये पूरा सेशन कंडक्ट करवाया गया था कैलकाटा में यानी कि कोलकाता में 1896 में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभा में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। अब आप लोगों का एक काम है जो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि वंदे मातरम किसने लिखा है, किसके द्वारा है। ठीक है, वंदे मातरम किसने लिखा है और किसने इसका पूरा लिखा है, यानी कि ये जो संस्कृत पोयम है वो किसने लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, हु रिलीज हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ बुक उड़ीसा इतिहास रिटन बाय उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब। हरे कृष्णा मेहताब हिंदी ट्रांसलेशन जो कि उड़ीसा में लिखी थी, उड़िया में लिखी थी। ये एक तरीके से यूं कहूं तो मैं रिपीटेड क्वेश्चन है, एक और एग्जाम में पूछा गया था, करंट का क्वेश्चन है बट रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये अप्रैल 2021 में ये इस बुक का विमोचन करा गया था। हिंदी ट्रांसलेटेड बुक थी और वो करा था श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है DSSB का। तो ये थे भाई आज के 20 क्वेश्चन। आप लोगों को उम्मीद है कि सही लगे होंगे और आप लोगों ने इसको कम से कम टाइम में स्पीड बढ़ा के देखा होगा, मेरी यही मानना है। और कल से आप लोगों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो जितने भी साथियों के कल एग्जाम है, ऑल द वेरी बेस्ट। फोड़ के आना एग्जाम को, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप लोगों ने जो तैयारी करी है उसको ठंडे दिमाग से टाइम मैनेज करते हुए एग्जाम जरूर दे के आना, सक्सेस आपको मिलेगी। और जो बाकी के आगे एग्जाम है वो अपनी तैयारी करते रहें, और जिसको भी मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो सक्सेस 50 कोड यूज करके 50% डिस्काउंट पा सकता है। 49 रुपए में आपको LDC 44/21 के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे www.plus-edu.com पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो ब्लू स्ट्रिप दिख रही है उस पर भी ईमेल वेबसाइट की ID लिखी हुई है। तो धन्यवाद, कल फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और सब्जेक्ट में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते जरूर रहिए।
जय हिंद।